हाय फ्रेंड्स, मैं कमलेश पादरिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद कमलेश पादरिया में। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट मंथ होने वाले जो एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम और आपके सीएचएसएल जो एग्जाम के अंदर होने वाले जो आपके पेपर है उनके लिए प्रैक्टिस सेट है, उनके हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पेपर और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे उनके ऊपर देखो बात करते हैं। देखिए, आपका जो सिलेबस आप जानते हो कि प्री के अंदर जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने होते हैं, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होते हैं और टोटल मार्क्स आपके होते हैं वो 50 होते हैं। आप 10+2 सीएचएसएल की बात करें या सीजीएल की बात करें, ठीक है ना, दोनों के अंदर आपके 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और आपके 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके अंदर ग्रामर जो आपकी बनती है, फर्स्ट पोर्शन आपका ग्रामर का, जिसमें स्पोर्टिंग एरर्स या जो ग्रामेटिकल एरर्स आपके होते हैं वो टोटल क्वेश्चंस आपके 2 पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चंस 2 बनेंगे और आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चंस आपको 2 बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके ग्रामर फर्स्ट पोर्शन से वो पूछे जाएंगे आपके 6 और मार्क्स कितने होते हैं 12। आपको पता है प्री के अंदर आने वाला एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का होता है, तो 12 मार्क्स का बनता है। सेकंड जो आपका ग्रामर पोर्शन है, इसके अंदर एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 टॉपिक हैं आपके। एक्टिव पैसिव का एक क्वेश्चन बनेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक ही क्वेश्चन बनाएगा। टोटल क्वेश्चन आपके 2 आएंगे और मार्क्स जो होंगे वो आपके 4 होंगे। क्लियर है? तो आपके ग्रामर का फर्स्ट और सेकंड दोनों यदि पोर्शन की बात करें तो टोटल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 6 and 2 टोटल होते हैं 8 आपके क्वेश्चंस होते हैं। और मार्क्स की बात करें तो 12 and 4 कितने होते हैं, 16 टोटल आपके यहां पर मार्क्स हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके वोकैब की। देखो, वोकैब का प्री में काफी रोल है, प्री में काफी वर्ड पावर आपके पूछे जाते हैं। देखो, वन वर्ड जो होते हैं वे आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 सिनोनिम्स होते हैं, 2 एंटोनिम्स होंगे और 2 ही आपके स्पेलिंग टेस्ट होते हैं। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 और मार्क्स होते हैं आपके टोटल 20। क्लियर है? जहां पर ग्रामर आपको 8 क्वेश्चन जो 16 मार्क्स के बनते हैं, वहीं पर आपके वर्ड पावर जो होते हैं वो 10 क्वेश्चंस आपके 20 मार्क्स का पूछा जाता है। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर पैसेज या क्लॉज टेस्ट, या तो पैसेज पूछेगा या आपको क्लॉज टेस्ट पूछेगा, दोनों में से कोई एक आएगा। 5 मार्क्स का 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 10 मार्क्स का ये पूछा जाता है। पीक्यूआरएस जो पैराजम्बल या आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट के रूप में आपको पूछा जाएगा, इसके आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे और मार्क्स कितने होते हैं 4। तो टोटल आपके कॉम्प्रिहेंशन के आपके 7 क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपके टोटल 14 मार्क्स के आपके टोटल पूछे जाते हैं। क्लियर है? यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 8 आपके टोटल ग्रामर पोर्शन से हैं आपके 8 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 10 क्वेश्चंस आपके हैं किससे, वर्ड पावर से, और आपके 7 क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो है कॉम्प्रिहेंशन से, ठीक है ना। 18 and 7 टोटल कितने हो गए, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल बनते हैं। और मार्क्स की बात करें तो 16 मार्क्स आपके किसके हैं, ग्रामर पोर्शन के हैं, और यहां पर वोकैब के आपके 20 मार्क्स है और आपके टोटल 14 मार्क्स किसके हैं, कॉम्प्रिहेंशन लेवल के हैं। टोटल किया जाए तो 20 and 36, 36 and 14 टोटल 50 मार्क्स हो जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 आएंगे और मार्क्स आते हैं टोटल 50, ठीक है ना। तो एसएससी सीजीएल आपके प्री की बात करें या आप सीएचएसएल एग्जाम की बात करें, दोनों ही एग्जाम के अंदर प्री के अंदर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, मार्क्स 50 और ये टोटल आपके टॉपिक्स हैं वो आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए, इनसे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कैसे पेपर आएगा आपके एग्जाम में, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मेरे साथ आप बने रहिए। यहां पर जो भी मैं रूल दूंगा, रूल्स है वो सारे के सारे क्या जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और टॉप के एग्जाम जो रूल्स हैं उनको मैं आपको लूंगा, ठीक है ना। वोकैब है, जो वर्ड पावर आपके हैं उनका लेवल है थोड़ा सही रहेगा, ठीक है ना। तो आप करिए, देखो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखिए इनको, देखो पहला पेपर ही हम स्टार्ट करते हैं एसएससी सीजीएल का। देखिए, हाँ, फर्स्ट वन क्या कह रहा है, देखो पहला सेंटेंस आपका कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकल एरर का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वुड यू माइंड हेल्प देम सॉल्व द प्रॉब्लम। अब पूछा कौन से पार्ट में गलती है, वुड यू माइंड, क्या वुड यू माइंड में किसी तरह की गलती है, या हेल्प देम में कोई गलती है, या आप सॉल्व द प्रॉब्लम में कोई गलती है, या इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है कि आप यहां पर नो एरर करें, ठीक है। अब
देखें आपकी क्या गलती हो रही है। देखो यहां पर एक चीज देखो समझना, यहां क्या आ रहा है कि वुड यू माइंड, अब माइंड कह दिया और माइंड के बाद आपने वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म कह दी, फर्स्ट फॉर्म कह दी। आपको पता होना चाहिए कि माइंड के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो जिरंड होती है। आप कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह इस्तेमाल नहीं, माइंड के बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, एक जिरंड का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे आपके वर्ड हैं कौन से, जैसे आपका वर्ड है स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट, ये स्टॉप, माइंड, वर्थ, ठीक है ना। ये इस तरह के जो वर्ड होते हैं आपके, फिनिश, ठीक है ना, बिजी, ये कुछ इस तरह के वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिनके बाद बहुत सारे हैं। इनके बाद क्या होगा, वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, इनके बाद जो भी वर्ब आएगी वो वर्ब आपको आईएनजी वाली फॉर्म में रखना बहुत जरूरी है। मींस इसे हम क्या कहेंगे, तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म क्या कहलाती है, वर्बल नाउन कहलाती है। और ये वर्बल नाउन को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिरंड कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ ये वर्ब जो है कौन सी, हेल्प। तो हेल्प के बाद सॉरी आपकी वर्ब कौन सी है यहां पर, माइंड। तो माइंड के बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो कौन सी होगी, आईएनजी वाली फॉर्म में होगी, वो हमेशा जिरंड होगी, ठीक है ना। ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद में जिरंड यूज होता है, ठीक है ना। इसकी मैं लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लियर है ना। तो यहां पर जो वर्ड है आपका कौन सा, माइंड। तो माइंड के बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो कौन सी होगी, आईएनजी वाली फॉर्म होती है। माइंड वैसे प्लीज के सेंस में भी बोला जाता है, जैसे मान लो आपने किसी से बोला कि स्विच ऑफ द लाइट्स, तो स्विच ऑफ द लाइट्स का मतलब होता है लाइट बंद कर रहे, ये मतलब होता है। आपने ऑर्डर दिया है लेकिन आपने बोल दिया माइंड स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, मींस कृपया आप लाइट्स को बंद करिएगा। तो माइंड प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, माइंड कमिंग हियर, माइंड गोइंग देयर, माइंड ब्रिंगिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो माइंड प्लस आपको वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म रखनी है, आईएनजी फॉर्म को यूज किया जाता है, क्लियर है। तो यहां जो बनने वाला क्वेश्चन है आपका कि वुड यू माइंड, आपको कहना पड़ेगा हेल्पिंग देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली यहां पर वुड यू माइंड के बाद हेल्प देम, गलती आपके सेकंड पार्ट में जा रही है कि यहां हेल्प नहीं बल्कि हेल्प की जगह आपको क्या कहना पड़ेगा, हेल्पिंग आपको यहां पर कहना पड़ेगा, क्लियर है। देखिए एक चीज आप यहां पे भी आपको समझ में आ रही होगी, देखो क्या लिखा हुआ है कि वुड यू माइंड हेल्पिंग देम सॉल्व द प्रॉब्लम। यहां लिखा सॉल्व, सॉल्व स्पेलिंग SOLVE, टाइपिंग में प्रॉब्लम कर ली, एक गलती, देखो सॉल्व। अब देखो आप कह रहे वुड यू माइंड हेल्पिंग देम सॉल्व द प्रॉब्लम, तो यहां सही लिखी हुई है सॉल्व। अब आपने सोचा कि यहां पर हेल्प आया है तो यहां पर होना चाहिए टू सॉल्व। तो ध्यान रखना, हेल्प जब आता है, हेल्प के बाद जब भी कभी ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। हेल्प के बाद में आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा बेयर इन्फिनेटिव होती है यदि उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ठीक है। तो यहां पर सॉल्व सही है, ठीक है ना। तो ये वाली सॉल्व आपकी सही है, यहां पर सॉल्व को सॉल्विंग ना करें, ठीक है। हेल्प के बाद आने वाली वर्ब है वो बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन हेल्प एक इस तरह की डायनेमिक वर्ब होती है जिसके साथ देखो ध्यान देना। अब आपने सेंटेंस कह दिया कि आई कैंट हेल्प, अब आप कहते आई कैन हेल्प, अब इसके बाद में कोई भी आपने ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है और इसके बाद यदि मान लो सीधी कोई वर्ब आ रही है तो वो आपको जिरंड रखना बहुत जरूरी होता है। आई कैन हेल्प सिंगिंग, यदि हेल्प के बाद में यदि आपने किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट नहीं रखा है तो हेल्प को आपको हेल्प के बाद में आने वाली वर्ब को जिरंड रखना पड़ता है। आई कैन हेल्प सिंगिंग, ठीक है ना। मैं आपको अपने आप को गाने से नहीं रोक सकता, आई कैन हेल्प सिंगिंग, ठीक है ना। अब लेकिन यदि मान लो इस सेंटेंस में आपने कह दिया आई कैंट हेल्प यू, अब यदि मान लो आपने हेल्प के बाद कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना, तो अब आपको बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई कैंट हेल्प यू सिंग, अब यहां पर आपको वर्ब आएगी बेयर इन्फिनेटिव। जब हेल्प के बाद में इन्फिनेटिव कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपकी जिरंड इस्तेमाल होती है। हेल्प के बाद यदि आपका ऑब्जेक्ट दे रखा होता है तो आपको बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल आपको करना होता है, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो इसी सेंटेंस का यदि आप पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसका यदि हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, यू को आपने सब्जेक्ट बना दिया,
और यू कैंट बी हेल्प, बी लगा करके वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी तभी पैसिव बनता है। यू कैंट बी हेल्प्ड, ठीक है ना। अब जो आपकी ये वर्ब आई है, जब भी कभी ध्यान रखना किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कोई बे इन्फिनिटिव वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस में बदलते वक्त उसे आपको टू इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहां पर सिंग को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, टू सिंग में चेंज करना पड़ेगा। टू सिंग और बाय करके आपने क्या लगा दिया, मी। तो इस तरीके से इसी सेंटेंस का आपने पैसिव वॉइस बना दिया कि आई कैंट हेल्प यू सिंग, तो इसका बनेगा यू कैंट बी हेल्प्ड टू सिंग बाय मी। तो यहां पर आपने क्या किया है, हेल्प को आपने पैसिव वॉइस में लिखा है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका पैसिव वॉइस होता है। तो हेल्प को जब भी आप पैसिव वॉइस में लिखते हो तो उसके बाद में टू इन्फिनिटिव वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो हेल्प एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में जिरंड का भी इस्तेमाल होता है, आपको उसके बाद में बे इन्फिनिटिव वर्ब का भी इस्तेमाल होता है, और उसके बाद में आपको क्या टू इन्फिनिटिव वर्ब का भी इस्तेमाल होता है। ध्यान ये रखना है कि हेल्प को जब आप बिना किसी ऑब्जेक्ट के यूज करते हो तो वो जिरंड के रूप में इस्तेमाल होगी। हेल्प को यदि किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हो तो वो अपने बाद बे इन्फिनिटिव वर्ब लेता है, लेकिन उसी को यदि आप हेल्प को पैसिव वॉइस में लिखते हो तो वही बे इन्फिनिटिव आपका टू इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। तो यदि इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, इसके बाद वाले इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो यहां पर सेंटेंस में क्या था कि वुड यू माइंड हेल्पिंग देम, तो यहां पर सॉल्व द प्रॉब्लम ही आएगा, ये करेक्ट है यहां पर, ना कि यहां पर टू सॉल्व करें, क्योंकि यहां पर हेल्प के बाद देम आपका ऑब्जेक्ट है वो दे रखा है। क्लियर है। ओके चलिए, तो यहां पर दो रूल आपको समझने हैं, इसके अंदर दो रूल हमें समझ में आते हैं। पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि माइंड जो है वो अपने बाद में जिरंड यूज करता है। माइंड, स्टार्ट, स्टॉप, वर्ब, आफ्टर वगैरह जो भी आपके प्रेपोजिशन वगैरह जो होते हैं अपने बाद हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म जिरंड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिस्ट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, देखो। और सेकंड बात आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्प के बाद में जब कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं है तो जिरंड आती है, ऑब्जेक्ट होता है तो बे इन्फिनिटिव वर्ब आती है, लेकिन यदि मान लो हेल्प को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो टू इन्फिनिटिव वर्ब आती है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। In the sentence identify the segment which contains the grammatical error। सेकंड भी आपका grammatical error से है। देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 2। देखिए सेंटेंस कह रहा है कि it took him a while to accustom to the idea। क्या कह रहा है सेंटेंस, देखो, it took him a while to accustom to the idea। सेंटेंस में देखिए इट के बाद में टुक तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ले रखी है, इट टुक हिम, ये तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वाइल में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो टू अकस्टम टू द आइडिया, टू अकस्टम टू द आइडिया भी ठीक है, आपने लिख दिया सेंटेंस, या आपका नो एरर बनेगा। ठीक है ना। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलती है, देखो ध्यान देना, आपने वर्ब कौन सी यूज करी है, इट टुक हिम अ वाइल टू अकस्टम। अब यहां पर अकस्टम आपने वर्ब यूज कर दी। अकस्टम एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करता है। ठीक है ना। तो इट टुक हिम अ वाइल, अब किसके लिए काम कर रहा है, अब हिम की बात कर रहा है। अब इट टुक हिम अ वाइल, उसके लिए उसे समय लगा है। क्या, इट टुक हिम अ वाइल टू अकस्टम टू द आइडिया, उस आइडिया को अपनाने में, उस आइडिया के अनुकूल होने में उसे टाइम लगा है। तो अकस्टम एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका बना है, इट तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी आपका प्रोनाउन है, तो इट से तो कोई मतलब नहीं रहा। यहां पर किसकी बात कर रहा है, हिम की, तो ही का ही आपको रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा, और यहां कहना पड़ेगा अकस्टम, और आपको कहना पड़ेगा हिमसेल्फ। क्या कहना पड़ेगा, हिमसेल्फ। क्लियर है। तो अकस्टम जो ऐसा वर्ड है, आपकी गलती आपके कौन से पार्ट में, डी पार्ट में जा रही है कि अकस्टम के पहले बाद में आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको यूज करना पड़ेगा। तो इट टुक हिम अ व्हाइल टू अकस्टम हिमसेल्फ, अकस्टम हिमसेल्फ। अब इसकी जगह यदि इट टुक मी होता तो माई सेल्फ आ जाता। ठीक है, इट टुक हर होता तो हर सेल्फ आ जाता, देम होता तो देम सेल्फ आ जाता, यू होता तो योर सेल्फ आ जाता। तो यहां पर आपको हिमसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट की तरह आपको यूज है वो करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनके बाद में आपको क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है वो करना होता है। देखो इस तरह की बहुत सारी वर्ब्स होती हैं आपकी, देखो जैसे रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन सी, जैसे हम बात करें एंजॉय, एक वर्ड होता है एंजॉय, प्राइड, इस तरह की वर्ब होती है एंजॉय, प्राइड, अवेल,
एंजॉय, प्राइड और अवेल। इनके बाद आपको क्या करना होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है जब इनके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है वो नहीं होता है। तो ऐसी वर्ब कौन सी, एंजॉय, प्राइड, अवेल। जैसे हम बात करें किल की बात करें, किल हो गया, ठीक है ना। हर्ट जो वर्ड है आपका, ठीक है, किल हो गया, हर्ट हो गया, ये अपने बाद में क्या लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। इसी तरह की वर्ब होती है आपकी एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट वर्ब होती है आपकी। प्रेजेंट जो वर्ब होती है, एब्सेंट और प्रेजेंट, इनके बाद आती है इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। इंट्रोड्यूस आपकी वर्ब होती है। अनाउंस जो वर्ब है, इंट्रोड्यूस और अनाउंस आप कह सकते हो, ठीक है ना, इंट्रोड्यूस और अनाउंस। इसी तरीके से अडेप्टेड आपकी वर्ड है, अडेप्ट, अडेप्ट अनुकूल होना किसी माहौल के प्रति, अडेप्ट। और आपका इस तरीके से अकस्टम जो वर्ब है। तो इस तरह की ये कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद में क्या होता है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है यदि उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है तो, ठीक है ना। प्रोनाउन टॉपिक का ये रूल है, प्रोनाउन टॉपिक के अंदर आपको विस्तार से इसका स्टडी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो जनरली ध्यान रखना, ये इस तरह की वर्ब होती है जिनके बाद में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अपने बाद में क्या करता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल है वो करता है। जैसे ही है तो आपको कहना पड़ेगा हिमसेल्फ, ठीक है ना। आई है तो आपको कहना पड़ेगा क्या, माई सेल्फ, ठीक है ना। सी है तो आपको कहना पड़ेगा क्या, हर सेल्फ, ठीक है ना, इस तरह। ओके, तो ये ऐसी वर्ब जिनके बाद में जनरली आपको, बहुत सारी वर्ब है और भी बहुत सारी वर्ब हैं, ठीक है, उनमें से कुछ आपकी ये वर्ब हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने सेंटेंस बोला कि, आपने सेंटेंस कहा कि सी killed her husband। तो यहां पर तो क्या है, आपने सेंटेंस में क्या लिखा, सी सब्जेक्ट हो गया, किल्ड आपकी वर्ब हो गई। सी किल्ड, उसने मार दिया। आपने पूछा किसको मार दिया, तो आपने कह दिया हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड को उसने मार दिया, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। यदि आपके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है उस वर्ब के बाद में, तो अब आपने यहां पर क्या, यहां यदि आपने रिफ्लेक्सिव लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल उस कंडीशन में किया जाता है जब उसके बाद में ऑब्जेक्ट है वो नहीं आए, ऑब्जेक्ट है वो नहीं होता है। जैसे मान लो आपने इसी सेंटेंस को इस तरह लिख दिया होता, सी किल्ड इन 2010। अब आपने कह दिया सी किल्ड इन 2010, आप कह रहे कि उसने 2010 में मार दिया। उसने 2010 में किसको मार दिया, अब आपको कहना पड़ेगा सी किल्ड herself in 2010, मतलब उसने खुद को ही 2010 में मार दिया। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए ही आता है। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं तो ऑब्जेक्ट की कंडीशन पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो शी किल्ड herself in 2010, उसने अपने आप को 2010 में मार दिया, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो इसी सेंटेंस को आपने पैसिव वॉइस में लिख दिया, अब आपने कह दिया कि सी वॉज किल्ड, अब आपने कह दिया सी वॉज किल्ड इन 2010, अब आप कह रहे उसे 2010 में मार दिया गया। अब उसे 2010 में मार दिया गया, ये तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। अब किसी भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ध्यान रखना, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। कोई भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता, वो गलत हो जाता है। क्लियर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तब भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। लेकिन सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है और उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। लेकिन ऐसा हम हर तरह की वर्ब के साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है, ठीक है ना। ओके, चलिए। तो इसमें से जनरल जो वर्ब है वो कौन सी है, जैसे एंजॉय, प्राइड, अवेल, किल, हर्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, अनाउंस, अडेप्ट, अकस्टम, रिकॉन्सिल, ठीक है ना। इस तरह की ही ये वर्ब होती हैं जिनके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। तो क्वेश्चन आपका था कि इट टुक हिम अ व्हाइल टू अकस्टम हिमसेल्फ टू द आइडिया। क्लियर है, बड़ा ही सरल एक आसान सा रूल था। चलिए बढ़ते हैं अगले आपके क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, देखिएगा। सेंटेंस है दीज मशीन्स आइडल सिंस द फैक्ट्री क्लोज्ड। आपके जब से ये फैक्ट्री बंद हुई है तब से ये जो मशीनें हैं वो क्या पड़ी हुई हैं, आइडल पड़ी हुई है। आइडल
पड़ी हुई है। आइडल मतलब आलसी, निठल्ली, कोई काम की नहीं। आइडल वैसे आलसी को कहते हैं, निठल्ला कोई काम का नहीं है, फालतू पड़ा हुआ है, जिसका आपने फालतू पड़ा हुआ कोई काम का नहीं है, उस अर्थ में आता है। तो अब इसमें कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाए? हैव लेड, हैव लैन, हैव लाइड या हैव लाइंग। देखो हैव के साथ लाइंग वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म तो हम लगा नहीं सकते, ये तो गलत हो गया। वी हैव के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाने के लिए बी वर्ब का यूज करना पड़ता है। हैव बीन लाइंग आप कह सकते हो, लेकिन हैव लाइंग तो आप कह नहीं सकते। लेकिन हैव लेड, हैव लैन या हैव लाइड, अब इन तीनों में से कौन सी वर्ब का इस्तेमाल किया जाए? ठीक है, तो आपके पास एक वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता होना चाहिए। एक वर्ब होती है लाई, एक वर्ब होती है, लिखो लाई। एक वर्ब है लाई। लाई, लाई का मतलब होता है पड़े रहना। कोई भी चीज कहीं पर पड़ी हुई है तब कहते हैं लाई, पड़े रहना। कोई चीज फालतू कहीं पर भी पड़ी हुई है तो उसे हम कहते हैं लाई, कि वो वस्तु वहां पर वो क्या है, पड़ी हुई है। ठीक है ना। चलो देखो, अब इसकी जो सिंगुलर फॉर्म, आपको पता है कि लाई जो वर्ब है ये तो आपकी कौन सी फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म है। लाई पड़े रहना प्लूरल फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म ध्यान रखना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है। इसकी सिंगुलर जो फॉर्म होती है वो हम लाइज कहेंगे, तब जाके वो सिंगुलर होगी। वर्ब में एस लगाने से वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। ठीक है ना। लाई, लाई मीन्स पड़े रहना। क्या अर्थ होता है? पड़े रहना। एक जगह पर कोई भी चीज पड़ी हुई है काफी टाइम से, पड़े रहना, अपने आप ही पड़ी रहेगी, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। लाई कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। लाई की जो सेकंड वाली फॉर्म होती है ना, वो फॉर्म होती है ले। लाई की सेकंड वाली फॉर्म है ले। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है लैन। थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? लेन। ठीक है। और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है लाइंग। जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है LYING, लाइंग होती है। और फिफ्थ फॉर्म होती है टू लाई। टू प्लस क्या आएगा? लाई। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। आप इसे उतार भी सकते हैं। देखो वर्ब है लाई। लाई आपकी प्लूरल फॉर्म होती है, लाइज सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। ले आपकी सेकंड फॉर्म है, लैन आपकी कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। लाइंग LYING, लाइंग होता है, ये आपकी कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जनरली इस्तेमाल होती है। और टू लाई जो है ये आपका इन्फिनेटिव फॉर्म है। टू प्लस टू लाई, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। टू लाई, तो लाई, ले, लैन, लाइंग और टू लाई मीन्स पड़े रहना। क्या होता है? पड़े रहना। ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब। वे वर्ब जिनके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज है वो नहीं किया जाता है। तो ये कौन सी वर्ब है? इंट्रांसिटिव वर्ब है। आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। इंट्रांसिटिव वर्ब्स वे वर्ब जिनके बाद में आईएनजी, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम कहते हैं कौन सी? इंट्रांसिटिव वर्ब। इनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। चलिए देखो, इसी तरह की एक वर्ब होती है जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, जो वर्ब होती है आपकी ले। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ले। अब ले आपकी वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। ले का सिंगुलर रूप होता है लेज, ये आपकी सिंगुलर फॉर्म होती है, ले का लेज। ठीक है ना। अब देखो इसकी जो सेकंड वाली फॉर्म होती है ले, देखो ले आपकी, देखो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यहां इस लाई जो पड़े रहना है इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो कौन सी है? ले। और ये वाली ले ही कौन सी वाली फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है ना। और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो सेकंड वाली फॉर्म होती है वो होती है लैड, LAID, लैड। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी होती है लैड, LAID, लैड। इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो होती है लेइंग, LAYING, लेइंग होती है। और जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो होती है टू प्लस ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। तो यदि टू प्लस ले दिया हुआ है तो इसका मतलब वो लाई नहीं है बल्कि ले है। ठीक है। ले मतलब रखना। कोई भी चीज आपने कहीं पर रखी हुई है, कोई भी चीज आप कहीं पर रखते हो तो उसे कहते हैं ले। ठीक है ना। आपने कह दिया कि आई ले अ बुक ऑन द टेबल, आप कह रहे मैंने टेबल के ऊपर एक बुक रखी, तो आपने वहां पर वो चीज आपने रखी है। ठीक है ना। तो रखने के सेंस में हम क्या कहते हैं? ले। ये एक ट्रांसिटिव वर्ब है।
ठीक है ना। तो लाई तो कैसी वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऐसी वर्ब जिनके बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है तो वो होती है आपकी लाई। और ले ऐसी वर्ब होती है जो आपकी ट्रांसिटिव वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो वर्ब है आपकी सेकंड वाली जो वर्ब है आपकी ले, ये आपकी है ट्रांसिटिव वर्ब। ये कौन सी वर्ब है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ट्रांसिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद में ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। तो ऐसी वर्ब जिनके बाद में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है ना। तो वो है ले, ठीक है ना। तो लाई होता है पड़े रहना, ठीक है ना, और ले होता है कहीं पर कोई चीज है वो रखना, ठीक है ना। जैसे आप देखो ले पड़े, आप कह रहे कि वहां पर घर के बाहर कुत्ता पड़ा हुआ था, कुत्ता वैसे ही टहल रहा, तो क्या कहोगे, द डॉग वॉज लाइंग आउटसाइड द गेट, द डॉग वॉज लाइंग आउटसाइड द गेट। तो लाइंग कौन सा आएगा, LYING वाला लाइंग आएगा। और आपने कह दिया कि मैंने वहां पर कपड़े रखे हैं, वो वहां पर कपड़े रख रही थी, तो आपको कहना पड़ेगा सी वॉज लाइंग, सी वॉज लेइंग, क्या कहोगे, सी वॉज लेइंग हर क्लॉथ्स देयर, ठीक है ना। तो सी वॉज लेइंग मतलब वो अपने कपड़े हैं वहां पर रख रहे थे, तो रखने के अर्थ में क्या होगा, ले, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से एक आपकी वर्ब होती लाई, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है ना। अब झूठ बोलने वाली लाइन है उसका क्या होगा, फर्स्ट वाली फॉर्म क्या होती है, लाई होती है, ये प्लूरल फॉर्म होती है। लाई जो सिंगुलर होती है वो लाइज हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। इसकी जो सेकंड वाली फॉर्म होती है वो लाइड होती है झूठ बोलने के अर्थ में, और थर्ड वाली फॉर्म भी आपकी लाइड होती है। ING फॉर्म लाइंग होती है, और आपकी फिफ्थ फॉर्म होती है टू लाई, ठीक है ना, जो इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, ठीक है। लाई, इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ये लाई क्या होता है, ये झूठ बोलना होता है, क्या होगा, झूठ बोलना, ठीक है। लेकिन इस वाले लाई के साथ जनरली आपको एरर है वो नहीं बना के देगा, एरर जो बना के देगा वो लाई और ले वाले में आएगी। कि लाई जो होता है, लाई का मतलब होता है क्या, पड़े रहना, और ले मतलब होता है कोई चीज रखना, ठीक है। तो उन दोनों के अर्थ में आपको रखना है। क्वेश्चन बनेगा लाई, लाई मीन्स पड़े रहना, ये वाली वर्ब, और एक आधी वर्ब आती है ले, ले का मतलब होता है रखना। ये जो दोनों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इन्हीं से बनने वाला क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है, ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट है वो यूज होता है। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ऐसी वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है वो आपकी क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो लाई और ले, इनके अंदर आपको ध्यान में रखना है। तो इस वाली लाई जो होती है, इस लाई की जो सेकंड फॉर्म है वो ले होती है, थर्ड फॉर्म लेन होती है। और इस वाले लाई की सेकंड वाली फॉर्म लैड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, लैड होती है। क्लियर है। चलिए देखो इस बेस पर क्या क्वेश्चन है आपका, देखो समझते हैं। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीज मशीन आइडल सिंस द फैक्ट्री क्लोज्ड। आप कह रहे हो कि ये मशीन है वो तब से पड़ी हुई है, तब से फालतू पड़ी हुई है जब से फैक्ट्री क्लोज हुई, जब से फैक्ट्री आपकी बंद हुई है। अब लेड जो होता है, ये तो लाइक कौन से, ले की सेकंड फॉर्म, रखने वाले की फॉर्म। हैव लेड का मतलब है कि आइडल रखी हुई है, तो आइडल कोई वहां पर रखी हुई तो है नहीं वो, ठीक है। हैव लेन, हैव लाइड तो होता है झूठ बोलना, कहीं झूठ बोल रही है वो भी है नहीं, और यहां पर हैव लेइंग है तो ये तो क्या हो गई आपकी, हैव प्लस ING वाली फॉर्म तो वैसे भी नहीं आएगी। तो अब दूसरी बात यहां पर ये कि इसका ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं, तो दीज मशीन आइडल। अब क्या होता है कि लेन यदि लैड यदि वर्ब यूज करेंगे तो लैड के बाद तो ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, क्योंकि लैड तो एक ट्रांसिटिव वर्ब है, और लैन कैसी वर्ब है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो आपको कहना पड़ेगा हैव लेन। तो आप कहोगे कि दीज मशीन हैव लेन आइडल सिंस द फैक्ट्री क्लोज्ड। तो हैव लेन, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, थोड़ा अच्छे से इसको रिकॉर्ड करना, आप जो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना, आप नोट्स बनाना इस चीज के कि किस तरीके से ले और कौन सी लाइव वर्ब है, इन दोनों में आपस में कंपैरिजन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका ये थर्ड था। तीसरा क्वेश्चन था आपका फिल इन द ब्लैंक से। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रिलेटिव्स रेथ्स ऑन द ग्रेव।
देखो, रिलेटिव्स रेस्ट ऑन द ग्रेव, आपके जितने भी रिश्तेदार थे वो ग्रेव के ऊपर क्या है, जो फूलों की जो माला है उसे रैद कहते हैं। फूलों की माला जो ग्रेव पर चढ़ाई जाती है जनरली उसे रैद कहते हैं। गार्लैंड जनरली किसी को पहनाने जाने वाली माला होती है वो गार्लैंड होती है। रैद गार्लैंड किसी समारोह वगैरह में खुशी के रूप में जो गार्लैंड पहनाते हैं वो होती है। और रैद जो ग्रेव यार्ड पे रखते हैं, ग्रेव फूल वगैरह रखते हैं उनको कहते हैं। अब देखो, अब ऑब्वियसली आपके रिलेटिव्स ने क्या किया है कि ग्रेव पर रैद्स रखे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है। ऑब्जेक्ट दे रखा है इसका मतलब आपको कहना पड़ेगा कौन सा, रखने वाली वर्ब। रखने को ले कहते हैं और ले की आईएनजी वाली फॉर्म LAYING वाली वर्ब होनी चाहिए। देखो, वर लाइंग, लाइंग तो पड़ी हुई है, आपके रिलेटिव्स वहां पर रैद पड़े हुए हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, ये तो कुछ अलग होगा, झूठ बोलने के अर्थ में भी गलत हो गई। लेइंग, लेइंग मतलब होता है वहां पर रख रहे थे, रख रहे थे के अर्थ में कह सकते हो। वर लेड, वर के बाद में लेड आपका ये तो पैसिव वॉइस हो गया। रिलेटिव्स तो कोई वहां रिलेटिव्स को ग्रेव पे थोड़ी रख रहे थे, ये भी गलत हो गया। और वर लेइंग, लेइंग होता भी नहीं, ये तो वर्ड ही नहीं होता। तो क्या कहोगे यहां पर, वर लेइंग। वर लेइंग यहां पर एक ट्रांसिटिव वर्ब है आपकी ले, तो ले की आईएनजी वाली फॉर्म क्या होती है, ले। क्योंकि आपको पता है कि लाई जो होती है इसकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो LYING होती है, और ले जो होती है इसकी आईएनजी वाली फॉर्म क्या होती है, LAYING होती है। तो रखने के अर्थ में ट्रांसिटिव वर्ब जो हम यूज करेंगे वो कौन सी होगी, लेइंग होगी। कौन सी वर्ब है, लेइंग वर्ब है। क्लियर है, चलिएगा देखो, तो इस तरीके से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दोनों एक ही तरह की वर्ब के बनाए हैं, वो लाई का था और ये आपका ले से हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जनरली आपकी वोकैब है वो ज़्यादा पूछी जाती है, वर्ड्स अलग अलग तरीके के आपको पूछे जाएंगे, उन वर्ड्स में आपस में अंतर क्या है, ठीक है। तो यहाँ भी हमने वोकैब को लेने की कोशिश करी है, ये आपके वर्ब के सेंस में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, it's need no improvement, ठीक है ना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप से बना हुआ क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। देखिए क्या कह रहा है सेंटेंस में कि ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू सिटी, आप कह रहे कि मैं सिटी में नया होने के कारण, मैं सिटी में नया था, इस कारण क्या हुआ, आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब। डिफिकल्टी इन आता है, डिफिकल्टी के बाद में प्रेपोजिशन इन आता है, ध्यान रखना, डिफिकल्टी के बाद इन आएगा और इन आते ही आपको जिरन तो लगानी पड़ती है। कोई भी वर्ब आएगी, उस वर्ब कोई भी प्रेपोजिशन यदि आता है और उस प्रेपोजिशन के बाद में यदि कोई वर्ब आती है तो उसे आपको आईएनजी वाली फॉर्म में रखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी इन फाइंडिंग, डिफिकल्टी के बाद में इन आता है, हैव डिफिकल्टी इन, ठीक है ना, इनके बाद में जिरन का इस्तेमाल होता है। तो आई हैड डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ जॉब, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपका ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू टू सिटी, आप कह रहे कि मैं सिटी में नया होने के कारण। अब ड्यू टू आपने प्रेपोजिशन लिख दिया और उसके बाद में बीइंग यहां पर आपने जिरंड यूज कर दी। ध्यान रखना, किसी भी प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद में यदि कोई जिरंड आती है और उसके बीच में यदि कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में होना चाहिए। देखो रूल समझना, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि कोई भी प्रेपोजिशन आता है, चाहे ऑफ कह दीजिए, चाहे आपने इन कह दिया, चाहे एट कह दिया, चाहे ऑन कह दो, ठीक है। कोई भी यदि हम प्रेपोजिशन आप इस्तेमाल करते हो, कोई भी प्रेपोजिशन यदि आप यूज कर दिया, डेस्पाइट कह दो, चाहे प्रेपोजिशन जो आता है, प्रेपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा जिरंड होती है। जैसे मान लो आपने कह दिया ऑफ, तो ऑफ के बाद में यदि कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म में होगी, ठीक है ना। जैसे आपने कह दिया कौन सा, सिंगिंग, क्या कहोगे, आपको सिंगिंग कहना पड़ेगा। रन नहीं, आपको कहना पड़ेगा रनिंग, ठीक है ना। वॉक नहीं, आपको कहना पड़ेगा वॉकिंग, ठीक है ना। क्लाइम नहीं, आपको कहना पड़ेगा क्या, क्लाइंबिंग। तो आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद में आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या होती है, जिरंड होती है, यदि किसी प्रेपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आती है। एक अपवाद जरूर होता है, टू जरूर होता है। टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हो और टू के साथ आप वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। टू के साथ बी के साथ भी आईएनजी वाली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ये टू इंफिनिटिव कहलाता है,
टू के साथ आपकी आईएनजी वाली फॉर्म आपकी जिरंड कहलाती है, और टू के साथ बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म है तो ये वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म जो होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली वर्ब होती है, टू बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है ना। तो ये जिरंड होती है और ये आपकी इन्फिनेटिव होती है। तो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आती है, टू के साथ आईएनजी वाली फॉर्म भी आती है, लेकिन बाकी कोई भी प्रेपोजिशन होता है उसके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म में होनी बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात ये कि जब भी आप कोई प्रेपोजिशन यूज करते हो, चाहे आपने ऑफ कह दिया, चाहे ऑन कह दिया, चाहे एट कह दिया, प्रेपोजिशन हो गया। अब प्रेपोजिशन के बाद में आपको पता है कि आपको वर्ब कैसी कहनी है, आपको जिरंड यूज करनी पड़ेगी। आपने सिंगिंग कह दिया, इसी तरीके से आपने यहाँ पर वॉकिंग कह दिया, और इसी तरीके से मान लो आपने कह दिया रनिंग, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि प्रेपोजिशन के बाद आपकी आने वाली वर्ब जो है वो आपने जिरंड कर दी, ठीक है। अब प्रेपोजिशन और जिरंड के बीच में यदि आपने किसी भी तरह की कोई भी आपने प्रोनाउन लगाया है तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर आप सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का आई यूज नहीं कर सकते, आप यहां पर मी यूज नहीं कर सकते, आपको क्या लगाना पड़ेगा, माई। प्रोनाउन के पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो प्रेपोजिशन और जिरंड के बीच में आने वाला यदि कोई भी प्रोनाउन होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव केस में होगा। पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है यहाँ पर, वी का क्या बनेगा, आर। दो फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, और यू का पॉजिटिव होता है योर। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही का पॉजिटिव हिज, पॉजिटिव हर, दे का पॉजिटिव क्या होता है, देयर, वन का पॉजिटिव क्या होता है, वंस, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पॉजिटिव का इस्तेमाल है वो करना होता है। तो किसी भी प्रेपोजिशन और जिरंड के बीच में यदि कोई भी प्रोनाउन आता है तो उसमें आपको पॉजिटिव केस का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से कोई भी प्रेपोजिशन होता है उस और प्रेपोजिशन और जिरंड के बीच में यदि मान लो कोई नाउन आती है तो उसमें भी हमें पॉजिटिव केस ही आपको रखना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने कोई नाउन लिख दी, जैसे आपने ऑफ लिख दिया, अब देखो ऑफ आएगा तो इसमें भी आपको पॉजिटिव केस लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको यहां पर जिरंड आएगी ऑफ माई सिंगिंग। अब इसकी जगह ऑफ कह के यदि मान लो आपने किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया, आपने कह दिया काव्या, और काव्या कह के यदि मान लो आपने सिंगिंग कर दिया तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, काव्या में अपॉस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना किसी भी प्रेपोजिशन और जिरंड के बीच में यदि कोई प्रोनाउन आएगा तो वो पॉजिटिव केस में होगा, और यदि कोई नाउन आएगी तो उसमें क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। वो नाउन भी आपकी पॉजिटिव केस में ही इस्तेमाल की जाएगी। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा सेंटेंस कह रहा है कि ड्यू टू मी बीइंग न्यू टू द सिटी। अब ड्यू टू मी बीइंग थोड़ी कह सकते हो, अब ड्यू टू के बाद में जिरंड आ रही है तो मी नहीं, आपको कहना पड़ेगा ड्यू टू माई बीइंग। क्या कहोगे, देखो ड्यू टू माई सेल्फ आएगा नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ड्यू टू मी बी हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। ड्यू टू माई बीइंग न्यू, क्या कहोगे, ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, ठीक है ना। तो ड्यू टू माई बीइंग अ न्यू कमर, न्यू टू द सिटी, आप में सिटी में नया होने के कारण, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो ये क्वेश्चन आपका पूछा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखो कि दिस इज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। दिस इज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। अडेप्टेड, ईपीटी वाला अडेप्ट दे रखा है, देखो अडेप्टेड, यहां पर अडेप्टेड एपीटी वाला अडेप्ट है, यहां पर या अडोप्ट किया हुआ है या ईपीटी वाला अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो क्या गलती है और क्या आना चाहिए। पहली बात तो अडेप्ट आपका वर्ड है, देखिएगा अडेप्ट, देखो तीन वर्ड हैं आपके अलग अलग। एक तो वर्ड है आपका यहां पर अडेप्ट, एपीटी वाला अडेप्ट है, एक ईपीटी वाला अडेप्ट है, और एक अडॉप्ट ओपीटी वाला अडॉप्ट है। तीन आपके वर्ड दे रखे हैं, अडेप्ट, अडेप्ट और अडॉप्ट। देखो एपीटी वाला अडेप्ट, अडेप्ट एपीटी, इसमें क्या होता है कि इन दो वर्ड में आपको अंतर करना है। इन दो वर्ड में अंतर करने के लिए देखो ऐसे जब वर्ड आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ये, इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आपको करना क्या है कि जो इनमें अंतर होता है ना, उसी से कोई आप एक ऐसा वर्ड यूज लीजिए जो उसके मीनिंग को जस्टिफाई करता हो। जैसे ए, इसमें ए और ई का अंतर है, तो ए से एक वर्ड लीजिए एडजस्ट करना, क्या होगा, एडजस्ट। ए से आपने वर्ड लिया एडजस्ट, तो इस
अडेप्ट का मतलब ही एडजस्ट करना होता है, माहौल के प्रति अपने आप को ढालना होता है। ठीक है ना, आपके वहां पर क्लाइमेट है वो आपका अलग तरह का है, यहाँ का क्लाइमेट आपका अलग है। यदि आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट। तो यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ। अडेप्ट मीन्स आपको एडजस्ट करने वाले अडेप्ट की बात कर रहे हो। तो ए से आपने वर्ड ले लिया एडजस्ट करना। अब इधर ई है, ई वाले का मतलब, ई से ले लो आप एक्सपर्ट, ई से आपने वर्ड ले लिया एक्सपर्ट, तो ई से एक्सपर्ट। अडेप्ट, इस ई वाले का मतलब होता है एक्सपर्ट होता है, जो डेक्स्ट्रस है, आपका निपुण है, उसे कहते हैं। जो दक्ष व्यक्ति है, डेक्स्ट्रस जो व्यक्ति है, उसे हम कहते हैं क्या, यहां पर अडेप्ट कहते हैं। तो एपीटी वाले अडेप्ट में और ईपीटी वाले में अंतर क्या है? ईपीटी वाला होता है एक्सपर्ट बनाना, एक्सपर्ट मतलब दक्ष होना, निपुण होना, उसे कहते हैं अडेप्ट, ईपीटी वाला अडेप्ट। और आपका अडेप्ट एपीटी वाला, ए मतलब एडजस्ट करना, माहौल के प्रति ढालना, अपने आप को अकस्टम करना किसी माहौल के प्रति। अकस्टम के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने पढ़ा, अकस्टम और अडेप्ट, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी यूज होता है। ठीक है ना। और ये होता है अडॉप्ट। अडॉप्ट होता है स्वीकार करना या गोद लेना। एक तो होता है क्या, स्वीकार करना, अंगीकार करना, कोई भी चीज आपने कह दिया वो अडॉप्ट कर दी। आपके पार्लियामेंट में वो बिल पेश किया और पार्लियामेंट ने उस बिल को क्या कर दिया, अडॉप्ट कर दिया, मीन्स उसे स्वीकार कर लिया। और एक अडॉप्ट होता है क्या, गोद लेना। क्या होता है, गोद लेना। गोद लेने को भी हम क्या कहते हैं, अडॉप्ट करना कहते हैं, तो उसे कहते हैं गोद लेना। किसको अडॉप्ट करते हैं, ओ से ऑर्फन ले लीजिए, ऑर्फन जो होते हैं, अनाथ लोग होते हैं, उनको क्या करते हैं, गोद ले लेते हैं, तो अडॉप्ट। अडॉप्ट तो खैर वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो एपीटी वाला अडेप्ट होता है एडजस्ट करना, ईपीटी वाला अडेप्ट होता है एक्सपर्ट जो निपुण होता है, और ओपीटी वाला होता है स्वीकार करना, अंगीकार करना या किसी को गोद लेना, क्लियर है। चलिए, तो यहां क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। आप कह रहे हो कि बिगिनर्स की जरूरतों के लिए यह क्या है, अडेप्टेड है, ये निपुण है। ऑब्वियसली यहां पर अडेप्टेड नहीं आएगा, ईपीटी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ईपीटी वाला ऑप्शन तो इसमें भी है, ये भी ईपीटी अडेप्टेड। अब 4 तो वैसे भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। अब अडेप्टेड टू कहेंगे या अडॉप्टेड टू। आपके दिस इज अडॉप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर, ये बिगिनर के अडॉप्टेड नहीं है, बल्कि बिगिनर्स के क्या है, अडेप्टेड है, ये अनुकूल है। ठीक है ना। आपके जितने भी बिगिनर्स हैं उनकी जरूरतों के ये क्या है, अनुकूल है, उनके माहौल के प्रति ढालने के लिए वो अनुकूल है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला अडॉप्टेड। अडेप्टेड और अडेप्टेड के बाद में आएगा टू, अडेप्टेड टू। ठीक है ना। दिस इज अडेप्टेड टू द नीड्स ऑफ बिगिनर्स। तो अडेप्ट एपीटी, ईपीटी और ओपीटी अडेप्ट, क्लियर है। चलिए, तो ये आपके ग्रामर से बनने वाले दो क्वेश्चंस आएंगे। 2 ही क्वेश्चन आपके स्पोर्टिंग एरर्स, ग्रामेटिकल एरर के आएंगे, 2 ही क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे जाएंगे, और 2 ही क्वेश्चन आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आएंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपकी वोकैब से बन रहा है क्वेश्चन, देखो। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। आप यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम सर्विस। आपके ऐसा व्यक्ति जो सेवा मुक्त हो गया है, सर्विस से मुक्त हो गया है। देखो यहां पर हिंदी मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखी है, एग्जाम में आपके हिंदी लिख के नहीं आएगी। आप ऐसा ना समझें कि एग्जाम हॉल में भी आपको वहां हिंदी लिख के दे दे और हिंदी आपसे पूछ ले, तो हिंदी वहां पर नहीं लिखी होगी। ये मैंने यहाँ पर जानबूझकर आपके सुविधा के लिए लिखी है, ताकि आप इसे एक बार क्लिक करें तो वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है ना, और आपको पढ़ने में आसान रहे। देखो प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा व्यक्ति जो आप कह रहे हो, जो ऑनरेबली क्या है, डिस्चार्ज हो गया, अपने सेवा से मुक्त हो गया है। ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, देखिएगा। ओके, बेलीग्रेंट क्या होता है, लड़ाकू होता है। बेलीगर क्या होता है, लड़ाकू होता है। तो बेलीग्रेंट ऑप्शन आपका यहाँ गलत होगा। एमेरिटस आपका नया वर्ड है। ट्रॉन्ट जो स्कूल से या कॉलेज से मान लो बंक मार के चला जाता है, कभी बीच में से कहीं बंक मार के चला गया, तो उसे ट्रॉन्ट कहते हैं, तुरंत भाग जाता है, ट्रॉन्ट कहा जाता है। और मर्सिनरी कई बार पूछा हुआ वन वर्ड है। मर्सिनरी होता है ऐसा व्यक्ति जो किराए का सैनिक होता है। मर्सिनरी सैनिक होते हैं ना, जो किसी आपने बुला लिया कि जैसे मान लो नेपाली बहुत सारे इंडिया के लिए मर्सिनरीज काम करते हैं। पहले ब्रिटिश राज में बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स है, वो एज ए मर्सिनरी काम में लेते थे, उन्हें बहुत दूर दूर जाते थे। आज भी बहुत सारे आर्मी के लोग भी जाते हैं, किराए के सैनिक भी बहुत सारे आते हैं जाते रहते हैं। विशेषकर अमेरिकन सेना में बहुत सारे मर्सिनरी सैनिक है वहां पर। तो किराए के जो सैनिक होते हैं उसे मर्सिनरी कहते हैं। ट्रॉन्ट जो तुरंत भाग जाता है
कहाँ से, स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह से भाग जाता है उसे कहते हैं बेलिग्रेंट, जो लड़ाकू होते हैं उन्हें कहते हैं। तो वर्ड कौन सा आपका, एमेरिटस। क्या वर्ड है, एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो गया है, अब मेरिट में आ गया, अब कह सकते एमेरिटिस, अब सेवा हो गई है पूरी, अब मेरिट में आ गया है, अब सेवा से मुक्त हो गया है, तो उसे कहते हैं एमेरिटस। क्या कहते हैं, एमेरिटस, नया वर्ड आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। देखो क्या कहलाता है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। आपके ऐसे जो कला वगैरह होती हैं या ब्यूटी जो होती है उससे संबंधित कोई चीज होती है, देखो उसे क्या कहते हैं, सौंदर्य परक कोई चीज होती है या सौंदर्य शास्त्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, ऐसी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी आपके ऐसे शास्त्र जो किससे, सुंदरता से रिलेटेड होती है, आर्ट की सुंदरता से रिलेटेड होती है, उस शास्त्र को क्या कहते हैं, सौंदर्य शास्त्र को। देखिए ओके, आर्टिस्टिक इसका मतलब तो होता है कलात्मक, कोई आर्ट से रिलेटेड कोई है उसे कहते हैं एस्थेटिक्स, आपकी नया वर्ड है। इथिक्स जो नीति शास्त्र होती हैं वो है, और मेटाफिजिक्स होती है तत्व मीमांसा दर्शन शास्त्र की शाखा होती है, उसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। तो कौन सा है आपका, एस्थेटिक्स। ठीक है ना, एस्थेटिक्स वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है ना, एस्थेटिक्स मतलब आप ऐसे ऐश्वर्या से याद कर लो, एस्थेटिक्स मतलब वो ऐश्वर्या है, वो ऐसी थी कि आप उसे देखते रह गए, एस्थेटिक ऐसी थी कि देखते रह गए। एस्थेटिक्स मतलब ऐश्वर्या, मतलब ऐसा शास्त्र जो सुंदरता को दर्शाता है, विशेषकर कला आर्ट वगैरह में। ठीक है ना, उसे कहते हैं एस्थेटिक्स। ठीक है ना, तो दो वन वर्ड आपके बने यहाँ पर, इन वन वर्ड को भी याद रखें, साथ में मेटाफिजिक्स है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स। इडियम्स भी आपके एग्जाम में दो पूछी जाती हैं। ठीक है ना, दो इडियम्स आती है, वो 4 मार्क्स की है। देखिए क्या है, सेंटेंस है आपका, वेयर डिसिप्लिन इज कंसर्न्ड आई पुट माई फुट डाउन। आई पुट माई फुट डाउन, पुट माई फुट डाउन का मतलब होता है आप किसी चीज में मजबूत पक्ष लेते हो, उसे कहते हैं आई पुट माई फुट डाउन। तो क्या कहोगे यहां पर, टेक अ फर्म स्टैंड कहोगे, टेक अ लाइट स्टैंड कहोगे, टेक अ हेवी स्टैंड कहोगे, या टेक अ शेकी स्टैंड कहोगे। ऑब्वियसली क्या कहना पड़ेगा, टेक अ फर्म स्टैंड। तो टेक ए फर्म स्टैंड का मतलब होता है कि आप पूरा मजबूत पक्ष देते हो, उसे कहते हैं क्या, जैसे आई पुट माई फुट डाउन का मतलब होता है टांग अड़ाना कह सकते हो। जैसे टांग अड़ाना मतलब पॉजिटिव वे में टांग अड़ाना कहते हैं, टांग अड़ाना नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाले में आप कहना चाहते हो कि आपके वहां पर कोई गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो आप अपनी शक्ति का उपयोग करें, अपने पद का वहां पर क्या करें, इस्तेमाल करें, और उस काम गलत होने वाले काम को आप वहां पर क्या करें, रोकिए। आप कनीव ना काटें, मतलब आप कनी ना काटें, आपका करिए उस काम को आप रोकिए, तो कहते हैं पुट योर फुट डाउन। ठीक है ना, तो पुट योर फुट डाउन एंड स्टॉप द टास्क। आप कह रहे कि वहां पर अपने पावर का इस्तेमाल करो और उस गलत होने वाले काम को रोको, तब कहते हैं पुट योर फुट डाउन। ठीक है ना, तो वो पॉजिटिव वे में कहा जाता है कि पुट माई फुट डाउन। ठीक है, फर्म स्टैंड लेना, आप अपना पक्ष लेना, उसे कहते हैं फुट डाउन। ठीक है ना, अपना फुट वहां पर डाउन कर दिया, अपना पक्ष वहां पर रख दिया। ठीक है ना, उसे कहते हैं मजबूत पक्ष लेना, पुट योर फुट डाउन। ठीक है ना, चलिए आपने रामायण देखी होगी, रामायण के अंदर देखो किस तरह वो किसका है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आपको पता होगा। ठीक है ना, वो रावण के दरबार के अंदर जो फुट वो रख देता है, अंगद होता है, कौन होता है वो, ठीक है, उसका पैर है वो उठा नहीं सकते, तो पुट फुट डाउन, वहीं से आप याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो टेक ए फर्म स्टैंड, मजबूत पक्ष लेना किसी चीज का, उसे कहते हैं क्या, पुट फुट डाउन। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इडियम क्या है, देखो, सम शॉट्स वर फायर्ड एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है रैंडमली, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी कोई आपने उद्देश्य नहीं था और फालतू में आपने क्या कर दिए, शॉट फायर कर दिए। देखो क्या कहना चाह रहे, विदाउट एनी एम फॉर ए लॉन्ग टाइम टू एंड क्वारल या थर्ली। तो क्या कहोगे यहां पर, विदाउट एनी एम, बिना किसी उद्देश्य के, उसे कहते हैं एट रैंडम। क्या कहोगे, एट रैंडम। तो एट रैंडम मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य के, विदाउट एनी एम। ठीक है, तो दो इडियम्स आपके हैं वो पूछी जाएगी एग्जाम के अंदर। देखो नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, देखिएगा,
सेंटेंस है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इस पर्टिकुलर वर्ड का, गिवन वर्ड का क्या है, एंटर सिनोनिम्स क्या होगा, आपको सिनोनिम्स तैयार करना है। एक बात, ये बात ध्यान रखना, जब भी कभी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं तो ऊपर पहले वर्ड को जरूर देखें कि यह सिनोनिम्स पूछ रहा है। ऐसा नहीं हो कि आपने वर्ड देखा और उसका एंटोनिम्स ढूंढ के दे दो उन्हें। पूछ रहा है सिनोनिम्स, आप लगा रहे हो एंटोनिम्स, पूछ रहा है एंटोनिम्स, आप लगा रहे हो सिनोनिम्स। ऐसा कभी ना करें, ठीक है, जल्दबाजी में कई बार ऐसा हो जाता है। देखिए वर्ड है आपका कौन सा, एस्पियोनेज। हिंदी आपकी जानकारी के लिए ध्यान बता दो कि एग्जाम में नहीं आएगी, यहां पर वैसे ही प्रैक्टिस के लिए लिखा है। तो एस्पियोनेज, एस्पियोनेज मतलब होता है जासूसी को कहते हैं, गुप्तचरी को कहते हैं, ठीक है ना, एस्पियोनेज। देखो अब लाइनेज, लाइनेज मतलब होता है वंशावली, लाइनेज तो वंशावली हो गई। स्पाइंग ऑब्वियसली जासूसी होती है। प्लानिंग करना, योजना बनाना, या पायनियरिंग, पायनियरिंग तो अग्रणी होते हैं, जो अग्रदूत होते हैं, पहले मिसाल जिन्होंने पेश करी है वो होते हैं पायनियरिंग। तो ऑब्वियसली क्या कहना पड़ेगा आपको सिनोनिम्स इसका, स्पाइंग। क्या कह दोगे, स्पाइंग, स्पाइंग मतलब जासूसी, क्या कहोगे, जासूसी। ऑब्वियसली एस्पियोनेज, एस्पियोनेज को ऐसे याद कर लो, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसा पियोन, ऐसा पियोन जिसकी एज हो गई है, ऐसा पियन जिसकी एज हो गई है। मान लो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला कोई पियन है, अब मान लो जैसे जैसे जितना बुढ़ा होता जाएगा उसको एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा होगा, और जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी जासूसी वो करेगा, ठीक है। तो ऐसा पियन जिसकी एज हो जाती है वो जासूसी का काम शुरू कर लेता है। तो इस तरीके से इस वर्ड को याद रखिएगा, एस्पियोनेज। वर्ड में आप थोड़ा जोड़िए, थोड़ा उस वर्ड में थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, वो वर्ड है वो आसानी से आपको याद हो जाते हैं। जैसे लाइन एज है, वंशावली, अब इसको कैसे याद रखें, लाइन एज, एज को लाइन में लगा रखा है, एज को लाइन में लगा रखा है, पहले दादा, दादा के बाद बाप, बाप के बाद, ठीक है ना, इस तरह से परदादा, दादा वगैरह जो भी है उनकी पूरा पूरा लिस्टिंग आपने करी, पूरी वंशावली रखी, लाइन को एज में लगा दिया तो लाइन एज हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप वर्ड को वो याद रख सकते हैं। तो वर्ड इसका सिनोनिम्स क्या बनेगा, स्पाइंग। क्या वर्ड है, स्पाइंग होना। चलो नेक्स्ट वर्ड क्या है, देखो लेबिरिंथ। लेबिरिंथ भूल भुलैया को कहते हैं, भंवर जाल को कहते हैं, गोरख धंधा को कहते हैं, ठीक है ना, उससे कहते हैं लेबिरिंथ। देखो क्या कहोगे, मींडरिंग आपका वर्ड है। देखो रोटेटिंग तो आवर्ती होती है, रोटेट, रोटेट करना चीज को। पैसिंग जो कदम चलना, कदम ताल जो होती है उसे पैस चलाना उसे कहते हैं। और रिंगलिंग टेढ़े मेढ़े चलना होता है उसे रिंगलिंग कहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा चलना उसे कहते हैं। तो यहां पर बात करते हैं लेबिरिंथ की, भूल भुलैया। लेबिरिंथ, देखो लेबिरिंथ का सिनोनिम्स क्या बनता है, मींडरिंग होता है। क्या होता है, मींडरिंग। मींडर एक वर्ड हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है। मींडर का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कौन सा, जैसे मान लो नदियों का जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होता है वो क्या कहलाता है, मींडर कहलाता है। नदियों की जो रास्ता होता है वो मींडर कहलाता है। मींडर को मंदिर से भी याद कर सकते हो, मंदिर होता है, मंदिर के चारों तरफ आप फेरी लगाते हो, मंदिर के फेरी लगाते हो, 3 फेरी लगाते हैं, 4 फेरी लगाते हैं, ये होगा 5 फेरी लगाते तो एसएससी पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर रहे हो, मंदिर के फेरी लगा रहे हो, मंदिर के चारों तरफ फेरी लगाना मींडर कहलाता है, वहीं से याद कर लीजिए। तो लेबिरिंथ जो भूल भुलैया होती है वहीं से आप मींडरिंग याद करो। लेबिरिंथ को कैसे याद रखोगे, लेबिरिंथ लाइब्रेरी से याद कर लो। लाइब्रेरी क्या होती है, माल कॉलेज की जो लाइब्रेरी होती है वो लेबिरिंथ होती है, मतलब भूल भुलैया होती है। कहीं भी आप लाइब्रेरी, आप कह रहे कि हमारी कॉलेज की तो लाइब्रेरी ही लेबिरिंथ है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें किताबें और बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी लाइब्रेरी है कि आप जाओगे तो भूल भुलैया कहीं भी आप खो जाओगे, तो उसे कहते हैं लेबिरिंथ, ठीक है ना, लेबिरिंथ लाइब्रेरी, वहीं से आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो कौन सा वर्ड है, भूल भुलैया। मूवी आई थी ना भूल भुलैया। चलो देखो नेक्स्ट वर्ड है आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। अब पूछ रहा है कि एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए एंटोनिम्स क्या पूछ रहा है, प्री डिलेक्शन। देखो प्री वर्ड आपने प्री लिख दिया और प्री के बाद में डिलेक्शन लिख दिया, तो प्री डिलेक्शन मींस गहरी पसंद होती है, किस चीज की गहरी जो पसंद होती है उसे कहते हैं, या किसी चीज के प्रति जो गहरा झुकाव होता है ना आपका उसे कहते हैं प्री डिलेक्शन, ठीक है ना। देखिए पहला वर्ड कौन सा है, प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट तो होता है अप्रिय कोई भी स्थिति होती है, दुर्दशा जो होती है उसे कहते हैं, ऐसी स्थिति के बारे में आप बात कर रहे हो जो दुर्दशा आती है उसे प्रेडिकमेंट कहते हैं। ये तो इसका क्या होगा, ये नहीं बन पाएगा, आप गहरी पसंद के अर्थ में नहीं है, एंटोनिम्स इसका नहीं बनेगा। आफ्टर थॉट किसी घटित होने के बाद में उत्पन्न विचार होता है, आफ्टर तो कोई घटना घट गई उसके बाद आफ्टर थॉट आया है, ठीक है ना। ओके, एवर्जन, एवर्जन होता है किसी चीज में नापसंदगी होना, कोई चीज में ज्यादा रुचि नहीं होना किसी चीज के प्रति, ठीक है ना, कोई गहरा झुकाव नहीं है, वैसा ही आपने कह दिया कि मानते नहीं, उसे कहते हैं। और पोस्टपोनमेंट होता है स्थगन, कोई चीज आपने पोस्टपोन कर दी, तो ऑब्वियसली कौन सा बनेगा इसका एंटोनिम्स, एवर्जन। तो एवर्जन वो चीज
होती है कि अब उसकी जरूरत नहीं, मैं आपको उसमें विशेष रुचि है वो उसमें नहीं है, उसे कहते हैं एवर्जन। तो एवर्जन इसका एंटोनिम्स बन जाएगा। तो वर्ड है आपका प्रीडिलेक्शन। अब वर्ड को इसको भी जोड़ सकते हो, प्रीडिलेक्शन गहरी रुचि। कैसे प्रीडिलेक्शन? इलेक्शन से पहले लोगों में प्रीडिलेक्शन होता है, ऐसे याद कर लो। इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन से पहले लोगों में प्रीडिलेक्शन होता है, इलेक्शन की बातों में बहुत ज़्यादा गहरी रुचि होती है लोगों की, काफ़ी उन चीज़ों में गहरा झुकाव होता है, इलेक्शन के प्रति काफ़ी झुकाव होता है, उसे कहते हैं प्रीडिलेक्शन। इलेक्शन के प्रति झुकाव प्रीडिलेक्शन कहलाता है। इस तरीके से भी आप इसे याद रख सकते हो, वर्ड है प्रीडिलेक्शन। तो वर्ड है, एंटोनिम्स क्या बनेगा इसका? एवर्जन। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका एंटोनिम्स। देखो, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्या वर्ड है आपका? फेरोसियस। देखो, फेरोसियस का मतलब होता है उग्र, हिंसक जो होता है, निर्दयी होता है, वो क्या होता है? फेरोसियस। क्या होता है? फेरोसियस। अब फेरोसियस क्या कहो? एंटोनिम्स पूछना है आपको, क्या कहोगे? एंटोनिम्स माइल्ड कहोगे, स्वीट कहोगे, ब्रूटल कहोगे या वाइल्ड कहोगे? ब्रूटल, वाइल्ड, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। ऑब्वियसली स्वीट कहोगे कि माइल्ड कहोगे? ऑब्वियसली माइल्ड कहना पड़ेगा। तो एंटोनिम्स क्या बनेगा? माइल्ड बनेगा, स्वीट नहीं बनेगा, माइल्ड कहोगे। तो माइल्ड आपके शांत, जो व्यक्ति शांत है वो ज्यादा कैसा है? सुस्त है, ज्यादा शांत है, उग्र, हिंसक नहीं है, निर्दयी नहीं है, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे माइल्ड। तो एंटोनिम्स क्या बन जाएगा? माइल्ड बन जाएगा। फेरोसियस। अब फेरोसियस कैसे याद करें आप? फेरोसियस नहीं, फेरोसियस ऐसे याद करो। फेरोसियस, फेरोसियस निंदक, हिंसक, निर्दयी। फेरोसियस फेरे लेने वाला। आप ऐसे कह सकते, शादी में जो फेरे लेता है ना, फेरे कौन लेगा? जो व्यक्ति कैसा है? निर्दयी है, हिंसक है, ठीक है ना, वो व्यक्ति फेरे, उग्र विचारधारा वाला है, वो ही फेरे लेता है। ऐसे से लोगों की बस की बात नहीं है। तो आपने कह दिया फेरोसियस, फेरे लेने वाला व्यक्ति हिंसक होता है, वहीं से याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलो अगला है आपका फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिएगा आपका स्पेलिंग टेस्ट के अंदर क्या वर्ड है। देखिए क्या वर्ड है अगला। देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए 4 वर्ड आपको दे रखे हैं, चारों में से 3 वर्ड आपके गलत हैं, एक वर्ड आपका सही। वर्ड है आपका लाइसन। देखो, लाइसन की स्पेलिंग में क्या होता है? पहले LI होता है, ठीक है, फिर AI होता है और फिर SON होता है। ली आई सन। क्या होता है? ली आई सन होता है। LIAISON। देखो, LIAI है, SON है, आपका सही वर्ड है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। LAI नहीं होगा, गलत हो जाएगा। LAI ये भी गलत है और लाइसियन ये भी गलत है। कौन सा वर्ड है? लियाइसन। आपको तो लियाइसन ही याद रखो, ठीक है ना, लेशन, ठीक है ना, हालांकि वर्ड है लियाइसन, लेशन कहते हैं इसको। तो लेशन नहीं, आप तो लियाइसन ही याद रखो। क्या याद रखोगे? लियाइसन, लियाइसन। अब देखो याद रखना कितना आसान है। देखो क्या अर्थ होता है लियाइसन का? मेल जोल होता है। लियाइसन आपस में मेल जोल होता है साथियों का, या गुप्त यौन संबंध होता है, उन्हें कहते हैं लियाइसन। लियाइसन से आप इसे लियाइसन से याद कर लो कि वो साथ में ही सन ले आई, ठीक है ना, उसकी शादी करी, शादी कर साथ में बेटा ले आई, मतलब वो पहले कैसी थी, मतलब आप कह सकते हो कि मेल जोल गुप्त यौन संबंध थे उसके, तब साथ में ही बेटा ले आई, मतलब वो क्या है? लियाइसन। तो लियाइसन वहीं से याद कर लीजिए, ठीक है, आसान वर्ड है। अगला वर्ड देखो क्या है। ये वर्ड काफी अच्छा है। देखो, लेकेस्टिकेशन। देखो देखो क्या वर्ड है? लेकेस्टिक। लेकेस्टिकेशन की स्पेलिंग में क्या होता है? पहले LACK होता है, लैक, LA होता है लैक, फिर ADA, ठीक है, फिर ISI और फिर आपको कहना है कॉल, ठीक है ना, कल। देखो इस वर्ड को यदि आप देखो, किसी भी वर्ड को पढ़ने के लिए आपको पता है उस वर्ड को तोड़ना है। स्पेलिंग टेस्ट में तोड़ के याद करिए, वही आपको सही तरीका होता है, ताकि वर्ड आसानी से याद रखे। अब इस वर्ड में देखो लैक, LACK इसमें है, फिर ADA इसमें है, फिर ISI इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। लैक LACK सही है, ADA इसमें है, ISI भी है और कॉल भी है, इसका मतलब सेकंड आपका वर्ड सही है। लैक LE गलत हो जाएगा, लैक ADACICIAL गलत होगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड ऑप्शन वर्ड है लैकेस्टिकेशन। देखो कितना आसानी से इस वर्ड को याद रख सकते हो। लैक करिए, LACK लैक, फिर अड्डा करिए, फिर ISI लिखिए, फिर कॉल लिखिए, लैक अड्डा ISI कॉल।
ठीक है ना। लैक को लेक समझ लीजिए, लेक वो LAKE वाला लेक, ठीक है ना, वो समझ लीजिए, ठीक है ना। लेकेस्टिकेशल, ठीक है ना। लेक के पास में अड्डा बना के रखा हुआ है, ISI को कॉल करो, इस तरह याद कर लो। लेक के पास में अड्डा बना के बैठा हुआ है, ISI को कॉल करो, ठीक है। लेकेस्टिकेशल, ठीक है ना, मतलब क्या, बिना किसी उद्देश्य के वैसे ही बैठा हुआ है, फालतू निठल्ला बैठा हुआ है, ठीक है ना, उसे कहते हैं लेकेस्टिकेशल। उदास वाला, उदासी भरा कोई है व्यक्ति है तो उसे कहते हैं आपका लेकेस्टिकेशल, ठीक है ना। तो वर्ड लेकेस्टिकेशल, उदासी भरा कोई, उदासीन कोई है, उदासीन है, उदासी भरा, मायूस है, उदासी भरा है, ठीक है ना। तो लेकेस्टिकेशल, ठीक है, लेक के पास में अड्डा बना के बैठा हुआ है, ISI को कॉल करो, इस तरह याद कर लो। लेकेस्टिकेशल, उदासी भरा, ठीक है ना, गमगीन बैठा हुआ उसे कहते हैं। चलो अगला वर्ड क्या है देखो, वर्ड है आपका एक्टिव फॉर्म। देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, या तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव आपको पूछा जाता है। हालांकि इसकी मैं अलग से आपको क्लास बना दूंगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की आपके एग्जाम से पहले, ताकि आसानी से आप एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट के क्वेश्चन है वो कर सकें। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव पूछ रहा है या पैसिव से एक्टिव पूछ रहा है। अब ये एक्टिव से पैसिव पूछ रहा है, पैसिव से एक्टिव पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस होता क्या है। देखो मैं सिंपली एक वे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये जो वर्ड होते हैं आपके इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके बाद में बी, बीन, बीइंग और टू बी, ये जो आपके वर्ड हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग व टू बी, ये टोटल आपके 5 ये होते हैं और 4 ये, टोटल आपके 9 होते हैं। इनके साथ जब भी आप वर्ब की कोई भी थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, टेकन मैं डमी वर्ब ले रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। तो आपको देखना है कि यदि किसी सेंटेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वोज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, या बी के साथ थर्ड फॉर्म, या बीन, बीइंग या टू बी के साथ थर्ड फॉर्म है, तो वो हमेशा पैसिव वॉइस होता है। आपको पता है इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट के इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस होता है। वोज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट के इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस होता है। इनके बीच में आप बीइंग लगा दोगे तो वो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव होता है। जैसे आपने इनके बीच में आपने बीइंग लगा के यदि मान लो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी तो वो कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है। जैसे इज, एम, आर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म करोगे तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस होता है। वोज वर्ब के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म करोगे तो वो पास्ट के कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से बी के साथ मॉडल जैसे होते हैं तो कैन बी टेकन, ठीक है ना, ठीक है, लेट बी टेकन, तो इस तरह से आपके बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका पैसिव वॉइस बनता है। बीन आपका परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाता है। हैज, हैव, हैड के साथ बीन प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट का पैसिव होता है और बीन, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव होता है। ठीक है ना। इस तरह टू बी के साथ थर्ड फॉर्म टू इन्फिनेटिव का पैसिव होता है। तो ये जो वर्ब होती है ये आपकी क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग और टू बी, इनके साथ थर्ड फॉर्म हमेशा क्या होती है? पैसिव वॉइस होती है। तो ऐसा सेंटेंस दिखता है तो उसे हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है, और एक्टिव होता है तो उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ता है। एक्टिव एंड पैसिव की अलग से क्लास में आपकी बनाऊंगा, उस क्लास को आप अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके क्वेश्चंस आप करोगे तो बहुत इजी वे में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस आप कर लोगे। अभी देखो यदि जिन लोगों ने पढ़ रखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उनके लिए बड़ा आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाई माया। अब कैसे सब्जेक्ट, आपको सीधा वर्ब के ऊपर फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है? वॉज रिटन लिखा हुआ है। वॉज रिटन का मतलब है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का बना हुआ है। इसमें कहीं बीइंग होता BEING तो वो कॉन्टिन्यूअस का बनता। इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस का बना हुआ है। अब इसका मतलब वॉज रिटन का मतलब है आपको रोट करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ दे रखी है? देखो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, गलत हो जाएगी। वॉज राइटिंग गलत हो जाएगा, रोट सही है, ये वॉज राइटिंग गलत है। इसका मतलब सी आपका आंसर सही होगा। सी आंसर सही है। देखो कैसे कि दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया, तो इसका एक्टिव वॉइस बनाओ। एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा कि माया, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, माया कर दिया। आपने वॉज रिटन वर्ब की सेकंड फॉर्म से बना है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट कह दिया। दिस ब्यूटीफुल स्टोरी आपने ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया।
तो इसी का आपको नहीं समझ में आता है, इसका वापस पैसिव वॉइस बनाओ। माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, तो इसका पैसिव बन जाएगा दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया। ठीक है, बड़ा ही सरल और एक आसान एक्टिव वॉइस है। चलो अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। अब पहली बात तो क्या है कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वर्ब्स फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रेजेंट टेंस है तो किस में चेंज होता है। अब आपको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करें तो इसमें प्रेजेंट टेंस पूरा ही पास्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पूरी प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा पास्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, जैसे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इज एम के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो वोज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। हैज बीन हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगी। इस तरह चेंज करते हैं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट का ही पास्ट होता है, पास्ट का परफेक्ट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो इस तरह आप उसे क्या करते हो, चेंज करते हो। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से वॉज वर्ब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म है तो हैड बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये वर्ब्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए, आपको टिप्स पर होनी चाहिए। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है आपसे कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट ऑलरेडी दे रखा है। सी सैड वी विजिटेड। देख पहली बात तो आपको इसमें देखना है क्या दिया है, विजिटेड दिया हुआ है सीधा का सीधा और सैड दे रखा है। यहाँ पे यदि सेज होता या विल से होता तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सैड दे रखा है तो ऑब्वियसली आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। हैड थर्ड फॉर्म कहीं है क्या, विल विजिट गलत हो रहा है, यहाँ पर हैज विजिटेड ये सही है, यहाँ पर विजिटेड सेकंड फॉर्म ही है, यहाँ पर हैव विजिटेड कर दिया। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, आपका सेकंड आंसर होगा। ठीक है ना। अब ये किस तरह चेंज हुआ ये हम बेसिक उस टॉपिक में समझेंगे। या आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। हेड प्लस थर्ड फॉर्म इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन में नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, किसमें, सेकंड में। इसके अनुसार देख लो, सी कह दिया सैड का, सैड लगा दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है। सैड को टोल्ड में तब चेंज करते हैं जब उसमें ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है दैट आपने लगा दिया। वी को हमें सी के अकॉर्डिंग, सी का प्लूरल कौन होता है, दे, तो दे में चेंज कर दिया। विजिटेड को हैड विजिटेड में चेंज करके उत्तराखंड आपने सेम लिख दिया और इन द समर वेकेशन सेम लिखना पड़ेगा, इन द समर वेकेशन आपने सेम लिख दिया। क्लियर है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको चेंज करना हो या एक्टिव से पैसिव चेंज करना हो, इसकी मैं अलग से आपको क्लासेस बता दूंगा। कि बहुत सिंपल है, जिन लोगों ने एक्टिव पैसिव डायरेक्ट थोड़ा बहुत पढ़ रखा है वो आसानी से इस तरह क्वेश्चन है वो कर सकते हो। वर्ब पे फोकस करो, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव किस तरीके से चेंज करते हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। बहुत ईजी और बहुत सिंपल वे में आप इन दो क्वेश्चन को कर सकते हो, फोकट के मार्क्स से आराम से ले सकते हो। ठीक है ना। चलिए, तो एक्टिव पैसिव, एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव, एक एक्टिव या पैसिव से कोई एक क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से देगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपका बनाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। देखिए PQRS या सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं, या ये पैरा जम्बल्ड है, ये पैराग्राफ है, उसको आपने अलग किया है। देखिए अब देखो, इन्हें पढ़ने के लिए देखो मेन बात तो क्या है, पहले आपकी रीडिंग हैबिट तो होनी ही चाहिए। अच्छी आपकी रीडिंग हैबिट है तो ये आसानी से आप इसे कवर कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये पुराने पूछे हुए क्वेश्चन है, SSC के ही पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। आपके सेलिब्रेटेड इट, इट किसको सेलिब्रेट करते हैं, इट तो आपने प्रोनाउन कह दिया तो कोई नाउन तो पहले लगाना पड़ेगा ना, किसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन नहीं बन सकता, पहला ऑप्शन ए बनेगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट गया यहाँ पर। ठीक है, चलो अब ए पहला भी नहीं बनेगा और ए आपका लास्ट भी शायद ही नहीं बनेगा। देखो अगला क्या कह रहा है, देखो अगला क्या कह रहा है, द ल्यूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगन ऑन 5th February। ऑब्वियसली ये आपका लाइन फर्स्ट बन रही है। अदर्स बर्न द फर्स्ट, अदर्स कब, जब पहले कुछ कहना तो पड़ेगा ना। क्या कह रहा है, सम परफॉर्मर्स री इनेक्टेड हिस्टोरिकल इकोनॉमीज, अदर्स बर्न द फर्स्ट जॉयस्टिक्स। इसका मतलब डी के पीछे सी आएगा। डी के पीछे सी किस किस में आ रहा है, देखो
पहले में आ नहीं रहा है, सेकंड में डी के सी इसमें आ रहा है, इसमें डी के पीछे सी है नहीं, इसमें डी के पीछे सी आ रहा है। तो या तो बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। देखते हैं, देखो क्या होना चाहिए। अब ऑब्वियसली पहले आप कह रहे हो कि द ल्यूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगन ऑन द 1 फरवरी, आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो बी के पीछे आपको ए कहना पड़ेगा। इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। इट किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे हो। फिर आप कह रहे हो कि ये पहले नहीं ले सकते, सम परफॉर्मर्स पहले लेना पड़ेगा, और अदर्स, अदर्स मींस अदर्स परफॉर्मर, अदर परफॉर्मर्स, ठीक है ना, अदर परफॉर्मर्स कहिए चाहे अदर्स कहिए। तो ऑब्वियसली पहले डी होगा और फिर सी होगा। ऑप्शन होना चाहिए बी पहले आएगा, सबसे पहले बी आएगा, बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा, ए के बाद क्या होना चाहिए? आपका डी होगा, और डी के बाद क्या आएगा? सी आएगा। तो ऑब्वियसली होना चाहिए बी ए डी सी। बी ए डी सी कौन से ऑप्शन में है? आपके सेकंड ऑप्शन में है। डी गलत हो जाएगा। बी के बाद आप सीधा डी नहीं ले सकते, बी के बाद डी तो खैर आप इस तरह बी के साथ सीधा डी यदि लेंगे तो सी करके फिर लास्ट में आपका ए नहीं बन पाएगा। ऑप्शन बनेगा बी ए डी सी। क्या बनेगा? बी ए डी सी। सरल है, खैर ये तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2018 के अंदर इसको पूछा गया था। आपका सिंपल सा आपका क्लॉज टेस्ट है, अरे सॉरी PQRS है। ये सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि स्टार्टर हो सकता है, ये आपका एंड हो सकता है, ये स्टार्टिंग, किसी किसी के हमें होता है कि उसका हिंदी अर्थ हमें निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी 90% आपके PQRS या पैराजंबल सेंटेंस में हमें उसकी हिंदी अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, फोकट के मार्क्स हैं, आराम से ये क्वेश्चन सही होता है। आप हल्की फुल्की प्रैक्टिस करिएगा, डेली के 10, 15, 20 आप क्वेश्चन करो, ठीक है ना। डेली के 10, 15, 20 यदि क्वेश्चन आप करते हो, आसानी से ये सही हो जाते हैं, ठीक है ना। मेंस के लिए 15 से 20 क्वेश्चन डेली आपको करने हैं। अब प्री के लिए अभी आप यदि दिन में 5-7 यदि क्वेश्चन करते हो तो बहुत हैं, ठीक है ना। अभी आप एक दिमाग लगा सकते हो, 10 क्वेश्चन आप डेली रखिए, 10 क्वेश्चन आप डेली PQRS के सोल्व करो, आपके करेक्ट जाएंगे एग्जाम में, दोनों के दोनों सही होंगे। पूरे फोकट के मार्क्स है आपके। 2 क्वेश्चन ये 4 मार्क्स यहाँ से बनते हैं, 2 क्वेश्चन आपके कौन से एक्टिव बस 4 मार्क्स, वो सीधे 8 मार्क्स तो सीधे ही आ रहे हैं। बहुत सरल और बहुत सिंपल से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कहता है आपका। 2 आते हैं आपके, देखिए इसमें भी पूरा पैराजंबल्ड आपका सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, पिक वन द गिव द करेक्ट ऑर्डर। देखो क्या कहलाता है, देखो दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा। किसके अरोमा की बात कर रहे हो? ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ए पहला नहीं हो सकता, ए पहला नहीं हो सकता, गलत है। एक बात मैंने ये बताई थी आपको कि एक बात देखो, एक बात ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको कि यदि मान लो 4 ऑप्शन में से यदि 3 में यदि मान लो एक जैसा दे रखा है, इसका मतलब बी को आप लास्ट में मान लीजिए। बी को यदि लास्ट में मान लो, क्योंकि 3 में आ रहा है बी, तो बी को लास्ट मान लीजिए। अब बी को लास्ट मान लीजिए तो बी से हम स्टार्ट को मानेंगे नहीं, बी को स्टार्ट नहीं मानेंगे क्योंकि बी तो हम लास्ट मान रहे हैं। तो बी और ए तो ऑप्शन कट गए। अब बन गया ऑप्शन CADB या CDAB, तो इसका मतलब सी पहला बन ही जाएगा, सी आपका पहला बनेगा। क्या कह रहा है? चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड। ऑब्वियस चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स, आपको पता है एज वेल एज का नियम है कि बाद वाले नाउन के अकॉर्डिंग नहीं, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आ रहा है। चिल्ड्रन वैसे ही प्लूरल है, तो चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड। आपके जंक फूड के प्रति वो बड़ा ही क्या है, टेम्पटेड मतलब लुभावना है, जी मचलाता है उनका, किसके प्रति? जंक फूड के प्रति। फिर क्या कह रहा है? इट हैज नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशंस। आप डी कहना चाह रहे हो, डी इसमें है नहीं, इसमें है आपका डी, ये कहोगे। या दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा फ्लेवर एंड वेराइटी। ऑब्वियसली आपको सी के बाद में ए लेना पड़ेगा। तो आप कह रहे कि चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड। फिर कह रहे दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा फ्लेवर एंड वेराइटी इन द मार्केट। आप कहना चाह रहे हो कि सारे टीनेजर्स जो हैं, बच्चे और कौन से टीनेजर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे जंक फूड के प्रति लालायित हो रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि उसके फ्लेवर के लिए, उसकी वेराइटी, मार्केट में बहुत ज़्यादा वेराइटी उपलब्ध है, इस कारण से। फिर आप क्या कहोगे? ए के बाद में आप लोगे क्या कि इट हैज़ नो और नेग्लिजिबल न्यूट्रिशंस वैल्यू, उसमें किसी तरह की न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं है। एंड हाई कंटेंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, उसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी होती है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट भी होते हैं। फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? डी के बाद आप क्या कहोगे कि 10
इट लीड्स टू पुअर हेल्थ एंड मेंटल डिसऑर्डर्स अमंग चिल्ड्रन। ऑब्वियसली ये क्या है, रिजल्ट है, और 10 भी लगाया भी है आपने, इसका मतलब आप ऑन रिजल्ट की बात कर रहे हो। तो ऑब्वियसली ऑप्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका सी होना चाहिए। सी के बाद क्या आएगा, आपको ए कहना पड़ेगा, ए ऑप्शन बन जाएगा। ए के बाद में आपको क्या कहना पड़ेगा, डी कहेंगे, और डी के बाद क्या बनेगा, बी। अब सी ए डी बी, कहीं पर भी सी ए डी बी ऑप्शन में है, सी ए डी बी कहां पर है, आपके सी ऑप्शन में रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ए डी बी। क्लियर है, आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है, इस तरीके से। तो चिल्ड्रन एज वेल एज टीनेजर्स आर टेम्पटेड टुवर्ड्स जंक फूड। फिर आपको दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स अरोमा, फ्लेवर एंड वैरायटी इन द मार्केट। इट हैज़ नो और negligible nutrition value and high content of sugar and salt, thus it leads to poor health and mental disorders among children। क्लियर है, इसमें क्या है कि इसमें क्या चारों आपके जब पैराजम्बल जो आ रहा है इसमें फर्स्ट और सिक्स्थ इसमें नहीं दे रखा है, बाकी सेंटेंस जनरली जो रीअरेंजमेंट आता है उसमें पहला और छठा आपको दे रखा होता है, और बीच के चार जो हैं उन्हें आपको क्या करना होता है, वापस उन्हें सॉल्व करना होता है। क्लियर है, ये भी आपका सरल था, ज़्यादा नहीं। ये 2019 के पेपर के अंदर पूछा गया प्री के एग्जाम में, 2019 के प्री के एग्जाम का आपका क्वेश्चन है। चलिए अब बात आती है सबसे लास्ट आपका क्वेश्चन जो है आपका क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट आपको पता है, या तो आपके प्री के एग्जाम में क्लॉज टेस्ट आएगा और या आपका पैसेज आएगा। एक दो पेपर मैं आपको पैसेज के भी ले लूँगा, एक दो पैसेज वाले भी हो जाएंगे, तो पैसेज वाले में भी आप इन्हें कंप्लीट है वो, उससे में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो बात करते हैं क्लॉज टेस्ट के बारे में। देखो पहली बात तो क्लॉज टेस्ट है वो पूरा का पूरा आपकी रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है। मैं क्लॉज टेस्ट के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, क्लॉज टेस्ट किस तरह सोल्व करते हैं और क्या तरीके होते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, वो सारा हमें क्लॉज टेस्ट की बेसिक क्लास जो रहेगी उसके अंदर मैं आपके अपलोड करूंगा। यहाँ क्लॉज टेस्ट को सोल्व करना, देखो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, जब भी क्लॉज टेस्ट आता है एक बार आपको पहले उसको पढ़ना है, ठीक है ना, बिना ऑप्शंस को देखे एक बार आप उसे पूरा उसे एक बार कंटिन्यू उसको पढ़ते जाइए, पूरा पढ़ें ताकि पता चले कि उसके बाद में हमें क्या और क्या फिलर आपको भरने वो चाहिए। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वाज वन ऑफ द एक्सट्रीम डिसयूनिटी। फिर आप कह रहे हो कि द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, नो, इंडियन पावर एमर्ज्ड टू टेक इट्स इन strength and prestige and to unite the under a central authority. The Marathas, who rose the position of preeminence among the new Indian states, did not prove capable of fulfilling that task. पहली बार आप जब कोई पैसेज को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या है कि मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि ये किस बारे में और क्या कहना चाहता है, और इसमें हमें देखना ये है कि आपके सेंटेंस फिलर हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ही है और है कुछ भी नहीं, सेंटेंस देखने। देखो सेंटेंस कहाँ से हैं, पहला सेंटेंस आपका द पॉलिटिकल कंडीशन से लेकर के डिसयूनिटी तक एक सेंटेंस आपका बना हुआ है, सेकेंड सेंटेंस आपका डिक्लाइन से लेकर के यहाँ पर कहाँ तक बना हुआ है, देखो अथॉरिटी तक बना हुआ है सेकंड सेंटेंस, और थर्ड सेंटेंस द मराठा से लेकर के टास्क तक, तीन ही सेंटेंस आपके इसमें दिए हुए हैं। अब इन तीनों सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। द तीनों सेंटेंस मतलब एक सेंटेंस को पूरा एक साथ पढ़िए, देखो क्या कह रहा है। द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी वॉज वन ऑफ द एक्सट्रीम डिसयूनिटी। आप कह रहे हो कि इंडिया के 18वीं शताब्दी के अंत तक, ठीक है, इंडिया की जो 18 इंडिया की जो पॉलिटिकल जो कंडीशन थी, ठीक है ना, कब 18वीं शताब्दी के अंदर, वॉज वन ऑफ द एक्सट्रीम डिसयूनिटी, मतलब मतभेद की, मत भावनाओं की, आपस में लोगों में वेर भाव बहुत ज़्यादा था, डिसयूनिटी थी, यूनिटी नहीं थी, वो उसका एग्जाम्पल है, वो कब 18वीं शताब्दी के आते आते ऐसा हो गया था। फिर आप कह रहे हो कि द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, विद द डिक्लाइन ऑफ कहोगे, इन द डिक्लाइन ऑफ कहोगे, वैन द डिक्लाइन ऑफ कहोगे, या ऑन द डिक्लाइन ऑफ। आगे कह रहा है द डिक्लाइन ऑफ लगा रहा है, ऑब्वियसली आपको ऐसी कंडीशन में टाइमिंग आएगी, और जब भी टाइमिंग आता है, टाइमिंग में जहां कहीं डे और डेट के सेंस में आता है, और ये डेट के सेंस में कहना चाह रहा है कि जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था, या जिस
जिस दौरान मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। तो आपको उस कंडीशन में टाइम, डे और डेट के सेंस में जाना पड़ेगा, और उसी सेंस में आपको यहाँ पर ऑन को यूज है वो करना पड़ेगा। तो आप कहोगे द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th century was one of the extreme disunity on the decline of, क्या कहोगे, on the decline of the Mughal empire। क्या कहोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कह दिया कि ऑन द डिक्लाइन, क्या कहोगे, ऑन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर नो इंडियन पावर एमर्ज्ड। नो वन, नो के साथ वन यूज कर नहीं सकते, वन के साथ अनदर जरूर आता है, नो अनदर होता नहीं है। नो मोर, नो मोर कहोगे तो आगे कुछ काउंटेबल प्लूरल नाउन जरूरी होती, यहाँ पे नो अदर कहना पड़ेगा। क्या कहोगे, नो अदर इंडियन पावर। तो नो अदर इंडियन पावर एमस टू टेक इट्स, क्या कहोगे, दूसरी कोई भी, आप कह रहे हो कि इंडियन पावर ऐसी नहीं थी मुगल एम्पायर के बाद में, दूसरी कोई भी ऐसी इंडियन पावर नहीं थी जो प्रकट हो, जो आगे आए। एमस टू टेक, आप कह रहे हो कि यह जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आए। एमस टू टेक इट्स, इट्स क्या कहना चाह रहे हो, इट्स नीच कहना चाह रहे हो नीचे, इट्स प्लेस कहोगे, इट्स रोल कहोगे, या इट्स सीट कहोगे। नीच का तो मतलब होता है आला, जो आला वगैरह होता है ना घर में, जहाँ मूर्ति वगैरह रखते हैं, जो आला होता है घर में, को नीच कहते हैं उसको, जहाँ पर हम कोई आला मतलब मूर्ति वगैरह रखते हैं, तो वो तो होगा नहीं। रोल और सीट का कोई मतलब नहीं है, तो प्लेस कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा, प्लेस। तो आप यहां कह रहे हो कि ऑन द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर नो अदर इंडियन, दूसरा कोई भी भारतीय शक्ति ऐसी नहीं थी, प्रकट होकर के आगे नहीं आई, टू टेक इट्स प्लेस, इस उसकी जगह लेने के लिए। किसकी, मुगल एम्पायर के, मुगल जो शासक थे, जो शक्तिशाली मुगल शासक थे, उनकी जगह लेने के लिए कोई भी इंडियन ऐसी पावर नहीं थी, इंडियन ऐसे लोग नहीं थे जो कि आगे आए। ठीक है ना, क्या, प्लेस इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू क्या, यूनाइट द, किसको यूनाइट करना चाहते थे। ठीक है, क्या कहोगे, ऑन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर नो अदर इंडियन, क्या कहोगे, नो अदर इंडियन पावर एमर्ज टू टेक इट्स, क्या कहोगे, देखो, एमर्ज टू टेक इट्स प्लेस, क्या कहोगे, इट्स प्लेस, क्या कह, स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज एंड टू क्या, यूनाइट द अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर पूरे के पूरे क्षेत्र को, पूरे के पूरे रीजन को। तो एक पर्टिकुलर एरिया की बात तो नहीं कर रहे हो, सारे पर्टिकुलर एरिया, रीजन तो एक पर्टिकुलर एरिया हो गया। टेरिटरी, एक पर्टिकुलर जो सीमा आपने निर्धारित करी है उसकी बात कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर टेरिटरी नहीं, पूरे के पूरे देश की बात कर रहे हो। स्टेट की जगह स्टेट्स होता तो फिर भी मान लेते, लेकिन एक स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे, पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो यहां पर टेक्स प्लेस इन स्ट्रेंथ एंड प्रेस्टीज दैट टू क्या कहो, यूनाइट द कंट्री, क्या कहोगे, पूरे देश को यूनाइट करने के अर्थ में, अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है ना, फिर आप कहना चाह रहे हो कि द मराठास हु रोज, मराठास हु रोज, क्या कह रहे हो, द मराठास हु रोज द पोजिशन ऑफ, हु रोज टू द पोजिशन ऑफ, एट द पोजिशन ऑफ, ऑन द पोजिशन ऑफ, या ओवर द पोजिशन ऑफ, टू द पोजिशन ऑफ। ध्यान रखना, राइज टू होता है, क्या कहोगे, राइज टू, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज। ठीक है ना, कोई उठ करके आगे आना, कोई चीज है वो आगे आना, किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, तो उस अर्थ में हम कहना चाहते हैं रोज। क्या कहना चाह रहे हो, रोज की, किसी चीज की आप जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना। ठीक है ना, या कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है तो उसमें डट करके खड़े होना, किसी भी परिस्थिति में डट करके खड़े होना। क्या करोगे, डट करके खड़े होना, किसी भी स्थिति में डट करके खड़े होने की स्थिति जब आती है उसमें आप कहना चाहते हो राइज टू। तो ऑब्वियसली यहां पे आपको कहना पड़ेगा राइज टू। ठीक है ना, तो आपके क्वेश्चन में देखो क्या बन रहा है, राइज टू द पोजीशन ऑफ प्री एमिनेंस अमंग द न्यू इंडियन स्टेट्स डिड नॉट प्रूव कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग देयर टास्क। ठीक है, तो पहला सेंटेंस बन रहा है द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया इन द 18th century वाज वन ऑफ द एक्सट्रीम, आप कह रहे हो डिसयूनिटी, आप कह रहे हो कि 18वीं शताब्दी का जो भारत है उसमें जो राजनीतिक परिस्थिति थी वो बिल्कुल ही क्या हो गई थी, अस्त व्यस्त हो गई थी, उनमें किसी तरह फूट थी, मतभेद होने लग गया था,
यूनिटी उनमें नहीं रही थी। फिर आप कहना चाह रहे हो कि ऑन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, आपके मुगल एम्पायर के पतन होते होते क्या हुआ कि नो अदर इंडियन, दूसरा कोई भी भारतीय ऐसी शक्ति नहीं थी, ऐसी शक्ति उठ करके आगे नहीं आई थी, ऐसी शक्ति प्रकट नहीं हुई थी कि वो क्या करे, उन मुगल साम्राज्य और मुगल एम्पायरों की जगह लेकर के, मुगल भी बाद में धीरे धीरे शक्तिहीन हो गए थे, उनकी जगह ले और वो शक्ति में आगे आए और एक पूरे देश को क्या करे, यूनाइट करे, ठीक है ना, एक पूरे देश को, पूरी कंट्री को एकता में बदले और वो क्या करें, उन्हें एक सेंट्रल अथॉरिटी में लेके आए। ऐसी कोई भारतीय पावर है वो आगे नहीं आई, ऐसी भारतीय शक्ति है वो उस समय नहीं आई। उस समय फिर ये कहना चाह रहा है कि मराठा ज़रूर थे, लेकिन मराठा इस तरह डट करके खड़े नहीं हो पाए, ऐसी पोजीशन है वो हासिल वहाँ पर नहीं कर पाए कि वो सारे इंडियन स्टेट्स को एक करें और उन्हें वो क्या करें, उन सब के जो एकता बनाए रखने की जो काम था उसको सक्षम, उनको पूरा करने के, उनकी जो उस टास्क को पूरा करने में वो कैपेबल नहीं थे। क्लियर है? तो आपके इन 5 जो क्वेश्चन आपके बने थे, इन 5 क्वेश्चन के अंदर आपका कौन सा फर्स्ट वन जो क्वेश्चन आपका बन रहा है, ये फर्स्ट वन जो है इसमें क्या बनेगा, ऑन आएगा। सेकंड में क्या बन रहा था आपका, अदर बनेगा। थर्ड में क्या आ रहा है, प्लेस। फोर्थ में क्या आ रहा है, कंट्री। और फिफ्थ में क्या बन रहा है आपका यहाँ पर, टू बन रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये नंबर्स तो वैसे ही लिखे हुए हैं। ठीक है, चलो तो इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन है, पेपर टोटल आएगा। इसमें आपको ये देखना है कि कौन से टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं आपके स्पोर्टिंग एरर्स के, ग्रामर के आपके स्पोर्टिंग एरर्स के, फिल इन द ब्लैंक्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रामर से आपके 10 क्वेश्चन होंगे, अरे वोकैब से 10 क्वेश्चन होंगे जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं। ग्रामर वाला एक्टिव पैसिव डायग्नोस्टिक के जो बिल्कुल फोकट के मार्क्स हैं। क्लॉज टेस्ट आपके जो 5 क्वेश्चन आएंगे, आप डेली प्रैक्टिस करो, डेली 2 3 4 आपके क्लॉज टेस्ट की आप प्रैक्टिस करो डेली, आराम से क्लॉज टेस्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसेज आ गया तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, पैसेज नहीं आया तो क्लॉज टेस्ट तो आना ही है आपके। ठीक है ना, चलो इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है ना, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए ठीक है ना, ओके, कौन सा, ओके, हैव अ नाइस डे।